हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आई होप इससे पहले के जो हमने चैप्टर डिस्कस किए वो सारे आपने देख लिए होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 हमारा डिस्कस किया था, जो था आपका एग्रीकल्चर से लिंक, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12, जो क्या है, फूड सिक्योरिटी एंड फूड मैनेजमेंट। अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, जो चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 11, ये दोनों आपस में काफी ज्यादा लिंक्ड है। इनफैक्ट ना, अगर आपने ये पूरा चैप्टर देखा है, जो 11 चैप्टर में एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, आप रियलाइज करोगे कि ज्यादातर टॉपिक्स हमने इसके अंदर ही कवर कर लिए थे। काफी लंबा सेशन बना था वो, आई थिंक 4 घंटे के करीब का। तो उसके अंदर ही हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये उसी के साथ लिंकेज के साथ है। तो अगर आपने चैप्टर 11 नहीं देखा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जैसे एमएसपी हो गया या बाकी जो फूड सिक्योरिटी हो गया, वो दोनों लिंक्ड है आपस में। गेटिंग द पॉइंट? चलो ठीक है, ये बात तो समझ आई। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। देखो, अभी जैसे आज थर्सडे है, ठीक है, आज हम 21 तारीख को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले ना, आपने इस बार का मेंस का एग्जाम देखा, यूपीएससी मेंस का, ठीक है ना। उसमें आप जीएस पेपर 3 चेक कर लो, या इवन जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर भी ना, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला कंपोनेंट है, उसको एक बार ना आप बस पेपर उठा के देखो, चेक करो। जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर जो एग्रीकल्चर हमने पढ़ा, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखा आप लोगों ने? काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर ये क्वेश्चन वहां पे आया है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया है, वो इस क्वेश्चन में आया। गेटिंग द पॉइंट? जैसे आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ई टेक्नोलॉजी ध्यान से देखना। जो हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक था, कितनी डिटेल के अंदर हमने ई टेक्नोलॉजी पढ़ा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछ लिया। उसके अलावा आप नोटिस करोगे, हमने सब्सिडीज के बारे में पढ़ा था। डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, मैंने एग्जैक्ट यही वर्ड्स आपको लेक्चर के अंदर समझाए हैं, और वैसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछ लिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप और नोटिस करोगे, इकोनॉमी के और जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, चाहे आप क्रॉपिंग पैटर्न के देख लो, कितना डिटेल में मैंने आपको बताया था क्रॉपिंग पैटर्न कि किस तरह से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। मैंने कुछ नंबर्स भी दिए थे, कुछ फैक्ट्स भी बोला था कि बाकी चीजें हम करंट अफेयर्स में देखते रहेंगे। ये सारे एज इट इज हैं। और बाकी और छोड़ो, एमएसएमई वाला टॉपिक अभी हमने करा नहीं है, आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। वो पहला ही क्वेश्चन जीएस पेपर 3 के अंदर था आपका। इसके अलावा अगर आप बात करोगे लैंड रिफॉर्म्स, ये आने वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, आपके सिलेबस में गिवन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसी तरह से आप जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, वो भी क्वेश्चन देख पाओगे। इरिगेशन वगैरह के वाले जो क्वेश्चन आए हैं, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड ही है इससे। तो बात समझ आई? मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, बल्कि मेंस की भी तैयारी इन लेक्चर्स के अंदर हो रही है। अब देखो, मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करना पता क्या जरूरत होती है, कि आप ना उसके अंदर प्रॉपर डेटा, प्रॉपर कमेटी की रिकमेंडेशंस, प्रॉपर अच्छे वे फॉरवर्ड, कुछ नया वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स दिए हों। और अगर आपने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, जो पीछे सारे जो टॉपिक्स कवर किए हैं, तो हर टॉपिक के अंदर मैंने इंश्योर करने की कोशिश की है कि आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट मिले, जिसके बेसिस के ऊपर आप मेंस के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। तो अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने कोई भी चैप्टर आज तक, जो ये 12वां चैप्टर है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक 11 के 11 चैप्टर अगर आपने अच्छे से नहीं देखे, प्लीज उनको सिंसियरली फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए भी। क्योंकि देखिए, आपके सामने मेंस का पेपर अभी 4 दिन पहले ही हुआ है, कितने सारे टॉपिक्स हमारे सारे उसमें आए हैं, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो हमने अभी तक, मतलब जो 11 टॉपिक्स पढ़े उनमें से ऐसा नहीं था कि उससे ना हो। गेटिंग द पॉइंट? तो फोकस क्या रखना है इकोनॉमी के अंदर? फोकस रखना है जो क्लास के अंदर कंटेंट दिया जा रहा है, प्लस प्लस एट द सेम टाइम आपको करंट अफेयर्स जरूर करने हैं। गेटिंग द पॉइंट? करंट अफेयर्स मिस करोगे तो कहीं ना कहीं जो अच्छा डेटा है ना, वो नहीं कर पाओगे। जिसमें एग्जांपल दूं, आज हम फूड सिक्योरिटी एंड फूड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ हमें रिपोर्ट्स पढ़नी है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब जो अभी मैं डेटा बताऊंगा कि हाँ इंडिया का रैंक इतना है, अगले साल आपके एग्जाम से पहले दोबारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुका होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपडेट कराना पड़ेगा वो चीज, ठीक है ना, क्योंकि नंबर देखो हर साल चेंज होंगे। इंडिया का रैंक ऊपर या नीचे हो सकता है। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो लोग एनेमिक हैं, या फिर लेट्स से जिनको स्टंटेड है, वेस्टेड है, वो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर माइनर ट्वीक्स आपको करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो कंटेंट होगा वो पूरा वैल्यू एडिशन के साथ मैंने आपको दे रखा है। अब जैसे स्टोरेज के ऊपर बात कर लीजिए, स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया ना, शांता कुमार कमेटी ने क्या बोला है, उसी तरह से हमने डिस्कस किया था एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा है, अशोक दिलवाई कमेटी ने क्या कहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी रिकमेंडेशन आप डायरेक्टली अपने आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? एंड इसीलिए मेरा फोकस यही रहा है पूरे लेक्चर्स के अंदर, कि आपको अच्छे से पूरा कंटेंट दूं। अगर मुझे बुक से बाहर भी जाना पड़े, मैं जाऊं, क्योंकि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि बुक कवर करनी है, ये नहीं है।
मुद्दा ये है कि आपका एग्जाम निकलना चाहिए, है ना। अगर बुक के अंदर कुछ चीजें कम भी दे रखी हैं तो मैंने आपको ज्यादा देने की कोशिश इसीलिए की है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ना सिर्फ प्रीलिम्स बट एट द सेम टाइम मेंस एंड इंटरव्यू उन दोनों के लिए भी पूरी तरह से तैयार रह पाओ। गेटिंग द पॉइंट। तो मेक श्योर इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से इनको नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करोगे ना, आई एम श्योर आपकी इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। बट फिर से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में रखने हैं, इस बार का पेपर ही नहीं पिछले सालों के पेपर भी देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। पहली बात तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूं, देखो बात किसकी हो रही है, फूड सिक्योरिटी एंड फूड मैनेजमेंट की। तो कहीं ना कहीं यहां पर मैंने आपको याद करो, आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर के अंदर ना मैंने आपको एसडीजी गोल समझाए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और मैंने आपको बोला भी था कि आप इनको याद कर लीजिए। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, आपका जो गोल नंबर 2 है यानी कि जीरो हंगर वाला गोल है, तो यहां पर ये अपने आप में बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर 2030 तक हमें जीरो हंगर का जो टारगेट है उसको अचीव करना है, उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए होगा क्या, आपका फूड सिक्योरिटी। समझे, आया समझ लिंक कि क्यों हम चैप्टर के अंदर ये एसडीजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें ये लिंकेज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर से एक चीज और एम्फसाइज कर दूं, ये टॉपिक ना ज्यादातर हमने एग्रीकल्चर के अंदर कवर कर लिया है। कैसे कवर कर लिया है, क्योंकि याद करो, नोटिस करो आप, जब हम पढ़ रहे थे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ना, तो एफसीआई जो है ना, इसका एक मेजर रोल है आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो दरअसल ये दो चैप्टर अलग अलग नहीं है, ये आपस में कंबाइंड ही आप इनको मान सकते हो, क्योंकि बिना आपके फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर को आप अलग अलग कैसे सोचोगे, दोनों एक ही चीजें हैं एक तरह से, ठीक है। तो एफसीआई का हमने रोल पिछले उसमें डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर के अंदर जब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, तो वहां पर अगर आपने उसको मिस किया है प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए। साथ में ही अगर हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास 3 चीजें हों, 3A मैं जिसको बोलता हूं। क्या 3 चीजें हैं, कि फूड ना अफोर्डेबल हो। ठीक है सर, अफोर्डेबिलिटी तो समझ आया, और इसके अलावा आपके यहाँ फूड की अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर फूड अवेलेबल ही नहीं है तो अफोर्डेबल या बाकी चीज़ें कैसी हो पाएंगी। तीसरा बात होता है कि फूड जो है ना, आपका एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपके पास खाना तो है पर खाना मिलने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, या बहुत महंगा है, या अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये 3A प्रिंसिपल को फॉलो करते हो ना, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आप फूड सिक्योरिटी वाली डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर रहे हो। तो तीनों चीज़ें इंश्योर करनी फूड सिक्योरिटी के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। अब हमने देखो स्टोरेज तो पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ लिया था, पर स्टोरेज के साथ ही साथ ना हमें और भी चीज़ें चाहिए। देखो एक्चुअली ना एक प्रोसेस समझो, पहले क्या होता है फूड सिक्योरिटी के लिए ना, सबसे पहली चीज़ है प्रिक्योरमेंट। फूड आपने किसी को देना है, ठीक है ना। लेट्स से कोई गरीब इंसान है, उसको आपने फूड देना है, तो डायरेक्टली कैसे दोगे, पहले उस फूड को कहीं से प्रिक्योर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो आपने अपने पास प्रिक्योर कर दिया, आपके पास आ गया, अब आप क्या करोगे, उस फूड को स्टोर करोगे, ठीक है ना, और फिर आखिरी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक सोचो, मान लो एक इंसान है, मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक पर्सन है, लेट्स से एक पर्सन है वैभव, वो चाहता है यार किसी की हेल्प करना, किसी को खाना प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वैभव कैसे कर पाएगा, पहले वैभव के पास खाना होना चाहिए, या फिर जो भी उसको फूड ग्रेन्स बांटने हो, तो वैभव कहीं से फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करेगा, अपने पास लेकर आएगा, उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, फिर इन दी एंड वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। यही तरीका होगा ना कहीं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का। बिल्कुल। अब यहाँ पर पता क्या होता है, जब यही सेम चीज हमारी सरकार करती है, सरकार कैसे करती है, देखो हम पीछे लास्ट चैप्टर के अंदर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पढ़ के आए हैं। बिल्कुल सर, एमएसपी हमने काफी डिटेल में समझा था, A2 क्या होता है, A2 प्लस FL क्या होता है, C2 क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में हमने समझी, ठीक है। अब आप जानते हो कि सरकार क्या करेगी, सरकार एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर क्या कर रही है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो फूड ग्रेन्स है ना, वो किसानों से प्रोक्योर कर रही है। गेटिंग द पॉइंट। तो किसानों से प्रोक्योर कर लिया एमएसपी पे, फूड ग्रेन्स कर लिए, ठीक है। फिर उसके क्या किया, फिर वही सेम चीज वो करेगी इसको स्टोर,
स्टोर कहाँ पर करेगी सर यहाँ पे फूड ग्रेन्स? अरे स्टोरेज होगा आपके एफसीआई के गोडाउन्स के अंदर। अब याद करो, एफसीआई भी हमने पिछले चैप्टर एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ के आए हैं। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के गोडाउन्स होंगे, उसके अंदर स्टोरेज होगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को यहाँ पे बांटा जाएगा। एंड फिर इन दी एंड जो हमारा जैसे टारगेटेड पब्लिक, मतलब जो पीडीएस सिस्टम होता है, टीपीडीएस बोलते हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंतर्गत जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, ठीक है ना, उन तक ये यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ आया प्रोसेस? तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। पहले सरकार ने क्या किया, एमएसपी पे फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर किया, उसको एफसीआई गोडाउन्स वगैरह में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद जिनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो आपके लाभार्थी थे, उनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ फूड सिक्योरिटी वर्क्स। अगर मैं थोड़ा सा और नोटिस करने की कोशिश करूँ ना, स्पेशली एफसीआई की बात करूँ, तो आप नोटिस करना है इस डायग्राम को। क्या नोटिस करना है सर इसके अंदर? देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि जैसे कितना कॉस्ट वगैरह क्या लग रही है इस चीज, तो आप खुद सोचो कि पहली बात तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें प्रोक्योर करना पड़ रहा है। किसानों से हमने प्रोक्योर किया, बिल्कुल, तो प्रोक्योर करने के लिए कुछ प्रोक्योरमेंट प्राइस देना होगा, ठीक है। अगर आप किसी से फसल ले रहे हो तो बदले में कुछ दाम पे कर रहे हो उसका, तो वो हो गया प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसके अलावा और क्या क्या खर्चे आएंगे? कुछ प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट आएगी सर, जैसे हो सकता है जैसे आपके लेबर और ट्रांसपोर्ट चार्जेस आए, ठीक है ना। किसी को ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब किसी चीज को, किसी फसल को, तो उसके लिए लेबर और ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको लगने पड़ेंगे। उसी तरह से स्टोरेज और रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। साथ ही साथ कुछ इंसिडेंटल्स हो गया, कुछ उसके साथ लिंक्ड और कुछ चार्जेस हो सकते हैं। तो जो सारे एक्स्ट्रा वाले खर्चे हैं ना, इनको हमने एक हेडिंग के अंदर नाम दे दिया, दैट इज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। समझे? एक तो हो गया आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस का मतलब क्या था, जिस दाम के ऊपर आपने उस वस्तु को खरीदा। मान लो आप फूड ग्रेन्स खरीद रहे हो, तो आपने 20 रुपए किलो के हिसाब से मान लो कोई फूड ग्रेन खरीदा, तो वो हो गया आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस। कॉस्ट क्या हो गया प्रोक्योरमेंट कॉस्ट? जो कुछ अलग अलग चीजें करने के रिगार्डिंग काम आया, कि लेबर ट्रांसपोर्ट चार्जेस देने होंगे प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग, के अलावा जो लग रहा है ना, वो हो गया आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। इसके अलावा फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आप क्या कर रहे हो, उस पूरे जो कहीं ना कहीं आपने प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम के ऊपर आपको जो कॉस्ट लगती है, जैसे स्टोरेज चार्जेस हो गया, उसको फ्रेट वगैरह हो गया, उसको हैंडल करने के चार्जेस, कुछ आपने उसके बीच में मान लो कुछ रास्ते में कोई गिर गया, मतलब गिर गया इन द सेंस कि कई बार अनाज सड़कों पे गिर जाता है, तो इस तरह से कुछ लॉस हो जाता है। तो ये सारे क्या हुए, ये डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कॉस्ट हुई। समझे एक बात? तो कॉस्ट क्या क्या लगी, आप खुद देखो ना, काम क्या हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रही है, स्टोरेज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट जब करोगे तब उसको कुछ पैसा दोगे, फिर प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग कुछ खर्चे हैं, फिर कहीं ना कहीं जब स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ खर्चे हैं। तो इस तरह से खर्चों को हमने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों के अंदर, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड फाइनली जो था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो टोटल जो कॉस्ट लगी ना, इकोनॉमिक कॉस्ट कोई आपसे पूछे तो दरअसल में वो यही लगी, तीनों का समेशन, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस और आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो देखो ये तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हमने? प्रोक्योरमेंट हम जानते हैं एमएसपी के थ्रू कैसे होती है, लास्ट चैप्टर इसको रेफर करो। स्टोरेज भी हमने देख चुके हैं, ठीक है ना। ये देखो लास्ट चैप्टर की स्लाइड्स ही लेकर आया हूँ, ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी थी कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। याद है ना, ये सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, एमएसपी के ऊपर कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये सारी हमने पिछले चैप्टर के अंदर चीजें देख रखी हैं, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा ही ना यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर यूपीएससी ने हमसे पूछा कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है फूड ग्रेन्स की टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या होती है। एक तो उसने कहा कि एमएसपी होती है, एमएसपी के अलावा और क्या क्या होता है बताओ। बहुत ही सिंपल आंसर है, मैंने अभी ये देखो डायग्राम आपको दिखाया था। ये क्या हो रहा है, इसने क्या बोला, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या क्या आ रही है, प्रोक्योरमेंट प्राइस आ रही है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रहा है। यही पढ़ा था और यही एक्चुअली हमसे पूछा हुआ है। तो ये देखो एमएसपी तो कहीं ना कहीं आपका जो प्राइस है, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, वो वही तो है जिस रेट के ऊपर आप प्रोक्योर कर रहे हो, वो क्या है, एमएसपी ही है। ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो बचे क्या, दो चीजें बची आपकी, दो चीजें, यानी कि ये वाला हो गया एमएसपी, ये हो गया आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो दो चीजें बची हैं, तो वही आपका आंसर होगा। ये कह रहा है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, इंसिडेंटल कह लो, ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कह लो, एंड दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। समझे? और ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई है ना, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही है। तो डू यू गेट द पॉइंट? ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे इकोनॉमिक सर्वे से आ जाते हैं। और इवन आपने लॉजिक समझा है ना कि यार क्या क्या खर्चे हो क्या रहे हैं, खर्चे बस यही तो हो रहे हैं, एक प्रोक्योरमेंट प्राइस देना पड़ रहा है, एक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है।
यही पूछा है बस। एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस उसी को तो बोलते हैं एमएसपी को, ठीक है। तो एमएसपी को प्रोक्योरमेंट प्राइस बोल दिया, ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो गया, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, प्रोक्योरमेंट ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। समझ पाए लॉजिक? मैंने इसी ने ना पहले आपको ये वैभव की स्टोरी सुनाई कि कैसे, ये देखो वैभव को अगर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो वैभव कैसे करता है। पहले कोई सामान को प्रोक्योर करेगा, उसको स्टोर करेगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सरकार भी यही सेम चीज करेगी, पहले उसको प्रोक्योर करेगी एमएसपी के ऊपर, क्या करके, प्रोक्योरमेंट प्राइस देके। प्रोक्योरमेट प्राइस दे दिया, उसके बाद कुछ कॉस्ट उसको लगेगी, साथ ही साथ उसके स्टोरेज वगैरह की, लेबर चार्जेस वगैरह लगेंगे, फिर लास्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लग जाएंगे। दैट्स इट, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें हमने थोड़ा सा स्टोरेज, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की हमने कहानी देखी। देखो प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज तो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला मुद्दा ना थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पीडीएस के बारे में, थोड़ा सा ना हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस है, हिस्ट्री इसकी क्या हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। देखो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, जब हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, मतलब दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, अराउंड 1945 के अराउंड, आप जानते हो ये खत्म हुआ। सबसे पहले ना उस टाइम के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, पर उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो हम डिटेल में किसकी जाएंगे, हम जाएंगे आज़ादी के बाद, यानी कि 1965 के अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आज़ाद भारत के अंदर पीडीएस को यहाँ पर लॉन्च किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग हुई थी तो कहीं ना कहीं फोकस था कि आपके जो सीरियल्स हो गया, मतलब मेजरली फोकस आपका राइस और व्हीट के ऊपर ही था, और भी चीजें थी पर मेजर फोकस हमारा कहीं ना इसके ऊपर रहा। आप जानते हो टाइम देखो कौन सा है, 1965 का टाइम है, फोकस था कहीं ना कहीं आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के ऊपर। मैंने पिछले चैप्टर के ऊपर अंदर ना आपको याद करो वो टाइम, जय जवान जय किसान वाला, क्लास की स्टार्टिंग हमने वहीं से करी थी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक की, तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी, सर ये जो हम कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रहे हैं, जहां पर गरीबों को हम यहाँ पे अनाज दे रहे हैं, राइट, तो कौन इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब मुझे कैसे पता लगा कि मैं गरीब हूँ या ये गरीब है या वो गरीब है। कोई तो हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए, इसको कौन क्राइटेरिया, ये कौन आइडेंटिफिकेशन इन चीजों की कर रहा है। देखो दरअसल में ना ये जो आइडेंटिफिकेशन थी, अब पॉवर्टी वाले टॉपिक के अंदर हमने बीपीएल पढ़ा था। बीपीएल क्या होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो हाउस होल्ड्स होते हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका कौन करता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी राज्य सरकारें होती हैं, कहीं ना कहीं उनके पास यहाँ पे जिम्मेदारी आती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी यहाँ पर ये चीज देख पाए, ठीक है। अब एक चीज सर और चीज बताइए, वो क्या है, वो ये कि जो ये सारे काम हो रहे हैं, चाहे आप स्टोरेज की बात कर लो, आप बात कर लो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, इस तरह के काम करना कि स्टोर कहाँ होना है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होनी है, किस तरह से होनी है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये आपकी जिम्मेदारी आती है किसकी, एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी ना कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि जो आइडेंटिफाई करने थे वो किसकी जिम्मेदारी थी, तो भी आपको पता लग गया, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, एलोकेट करना स्टेट्स को, वो किसकी जिम्मेदारी है, आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। और इसको भी एफसीआई को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ना मैंने आपको बार बार एक चीज बोली है कि आप इस ना ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसको आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हो, अब कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर आप ये बीपीएल क्या होता है, अरे भैया पावर्टी वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, आई थिंक 4th या 5th चैप्टर था, उसके अंदर इतनी डिटेल में डिस्कशन किया। कोई मेरे से पूछेगा कि सर ये 1965 में क्या है, अरे पिछले चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर हमने पूरा डिस्कशन किया इसके रिगार्डिंग, कैसे कैसे जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हुई। तो प्लीज इसको एक ऑर्डर में फॉलो करते आइए, अगर आपने चैप्टर 1 2 3 इस तरह से फॉलो किया ना, तो अभी तक आप खुद रियलाइज कर रहे होगे कि आपकी इकोनॉमी काफी स्ट्रेंथन होगी। अगर बीच में से रैंडमली कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो देख लिया, तो एक्चुअली में ना इकोनॉमी इंटरलिंक्ड होती है, वो लिंकेज आपको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कोशिश किया करो इसलिए कि आप सारे के सारे लेक्चर्स देखो, दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो ये आपका पीडीएस सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा सा यहां पे देखना था। फिर क्या हुआ, फिर हम ना 1992 के अंदर रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि आरपीडीएस लेकर आए। सर अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या है जो आपने लिख दिया है, क्या वर्ड है, द वर्ड इज रिवैम्प्ड। रिवैम्प्ड का मतलब क्या होता है, देखो जब मैं बात करता हूँ रिवैम्प्ड की, यहाँ पर एक्चुअल में क्या था ना
कि जैसे हमारे कुछ दूर दराज के इलाके होते हैं जो मतलब फार फ्लंग एरिया होते हैं ना, कि काफ़ी दूर वाले इलाके होते हैं, या मान लो कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन एरियाज तक ना हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था बहुत ज़्यादा अच्छे से पहुंच नहीं पाया था। तो हमने ना इस पीडीएस सिस्टम को क्या किया, हमने रिवैम्प किया, इसमें कुछ बदलाव लेकर आए कि यार ये जो बेनिफिट्स है ना, जो दूर दराज के इलाके हैं या फिर जो वहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं आपके पहाड़ों के ऊपर, कहीं ना कहीं उन तक भी हम इस चीज़ को पहुँचा पाएँ। इसलिए हम क्या लेके आए, आरपीडीएस यानी कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमें कुछ और बदलाव लेकर आते हैं। फिर 1997 के अंदर हम लेकर आते हैं टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहां पर पता क्या हुआ, यहां पर हमने प्रॉपरली ना दो, पूरी जो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे सर, एक होगी आपकी एपीएल और एक हो गया आपका बीपीएल। एपीएल का मतलब आपका जो अबव पॉवर्टी लाइन, और साथ ही साथ आपका जो बीपीएल होता है यानी कि आपका बिलो पॉवर्टी। तो इस तरह से हमने यहां पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एपीएल और बीपीएल में डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट ना ये तो हमने कैटेगराइजेशन करी 1997 के अंदर। 2001 में हमने एक और कैटेगरी लेकर आए जिसको हमने बोल दिया अंत्योदया। अगर आप लोगों ने एथिक्स पढ़ा हुआ है ना, तो वहां पर आपने अंत्योदया के बारे में जाना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक जो चीज थी दैट वाज अंत्योदया अन्न योजना। अब सर अंत्योदया का अर्थ क्या होता है, देखो जब मैं बात करता हूं ना अंत्योदया की, इसका मीनिंग होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। समझे, बेसिकली कहने का पॉइंट क्या, जो बहुत 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 ज्यादा गरीब है ना, उनको यहाँ पे हमने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से हमने इनको कुछ बेनिफिट्स एक्सेस देने की कोशिश करी कि इनको थोड़े और हम यहाँ पे बेनिफिट दे पाए, हमारे जो अंत्योदय अन्न योजना वाले होते हैं। तो इनको क्या बेनिफिट मिल रहा था एएवाई को, यहाँ पर इनको 35 किलो पर मंथ पर फैमिली या पर हाउस होल्ड कह लो, इनको इस तरह से यहाँ पे बेनिफिट्स यहाँ पे मिले अंत्योदय अन्न योजना वाले। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एएवाई अंत्योदय अन्न योजना हो गया, एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो इसके अंतर्गत हमें अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले थे, उनको आपको यहाँ पे इसका आइडिया आपको होना चाहिए। इनफैक्ट ना यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा था, ये देखो यहाँ पर पूछा गया क्या कि व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। वो पूछ रहा है क्या क्या सेलिएंट फीचर हैं एंड किस तरह से इस बिल ने आपके देश के अंदर हंगर और माल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मैं एक्चुअली आपको समझाता हूँ, जब बात होती है ना आपके एनएफएसए, तो इसके अलग अलग आप पार्ट सोच सकते। एक तो जो अभी हमने पढ़ा ना टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इसका मेजर कंपोनेंट इसका यही है जो हमने अभी डिस्कस किया, इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये इसी का कंपोनेंट है। इवन जैसे जो मिड डे मील स्कीम वगैरह है स्कूलों के अंदर, हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, वो भी आप एक तरह से मान सकते हो कि यहाँ पर भी ना नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत भी ना हमने ये चीज़ कोशिश करी है ताकि कहीं ना कहीं पूरे देश को हम यहाँ पे अच्छे से केटर कर पाएँ। साथ में ही बच्चों की पूर्ण रूप से उनको आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये आप सबने ना अपना जो जीएस पेपर 2 है उसके अंदर आपका हंगर वाला टॉपिक है उसके अंदर ये पढ़ी होंगी। इनका इकोनॉमी से उतना लिंकेज नहीं है, ये जीएस 2 वाले ज़्यादा बड़े टॉपिक्स हैं। तो एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है मेजरली टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे एनएफएसए के अंदर ही, तो यहाँ पर कुछ हमने बेनिफिट्स जो बताए वो ये था कि हमने कोशिश करी क्या कि टोटल ना 67% यानी कि देश की जो 2/3 जनसंख्या है उसको यहाँ तक हम पहुँच पाए, ये फोकस रहा इसके अंदर। ठीक है, फोकस क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो 75% यानी कि 3/4 लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कवर हो जाए, और आधे लोग जो आपके अर्बन एरियाज में है, 1/2 जो होता है बेसिकली, यानी कि 50% जो लोग हैं आपके अर्बन एरियाज में कवर हो जाए। अब यहाँ पर भी आपका सवाल आएगा कि सर इनको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, जो लाभार्थी कौन होंगे, वो भी जिम्मेदारी किसकी आ रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है। पर इनको बेनिफिट क्या दिए जा रहे हैं, बेनिफिट ये है कि जो आपको चावल होगा वो 3 रुपए पर किलो, जो आपको वीट होगा वो आपको 2 रुपए पर किलो, और आपके जो बाकी कोर्स ग्रेन होते हैं उनको 1 रुपया 1 किलो के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट वही है कि जो इतने परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन है ना,
उनको आसानी से इन चीज़ों का एक्सेस मिल पाए। और फूड सिक्योरिटी की मैंने बताया था ना क्या क्या करना है, 3A, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, अफोर्डेबिलिटी इंश्योर होगी क्योंकि इतने सस्ते में मिल रहा है, एक्सेसिबल है, जो आपकी फेयर प्राइस शॉप्स है उनके माध्यम से आप ये चीज़ कर पाओगे। तो इस तरह से ना ये जो 3A वाला प्रिंसिपल है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की, ये यहाँ पर करने की कोशिश करी गई थी। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ में ही जैसे मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, महिलाओं को, बच्चों को, इनको यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी गई। ठीक है ना, आप देखते हो ना मिड डे मील स्कीम के अंदर किस तरह से बच्चों को स्कूल में खाना खिलाया जाता था। क्या तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चों का विकास होता है, बच्चों का न्यूट्रिशन उनको प्रॉपरली मिल पाता है, तो अपनी स्टडीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इसके अलावा साथ में आप नोटिस कर लो, मिटर्निटी बेनिफिट्स भी यहाँ पे है। ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट को साथ लिंक कर सकते हो। कैसे, क्योंकि जो राशन कार्ड बनता है ना, वो महिला के नाम के ऊपर यहाँ पे बनाया गया, तो महिला का जो सशक्तिकरण है, शक्तिकरण यहाँ पे हमें देखने को मिला। इसके साथ में ही यहाँ पे कोशिश करेगी कि यह एक ना प्रॉपर मैकेनिज्म हो, कल को किसी की कोई भी किसी भी तरह की शिकायत हो तो उस शिकायत का निपटारा करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं। इनफैक्ट ना आप भी कोशिश करना, जब कल को मेंस अपना लिखोगे तो कुछ इस तरह से आप अपने कुछ फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। ठीक है ना, कुछ इस तरह से भी आप कई बार शो करने के लिए रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो एग्जामिनर को भी ना काफी हद तक यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है ना, सोशल जस्टिस आप देख पाओगे। ठीक है ना, सोशल जस्टिस शो हो रहा है एक तरह से, साथ में बफर स्टॉक हो गया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिलीफ मेजर, ये सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या टीपीडीएस कह लो, उसके रिगार्डिंग हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पर ये जो सारा हम बात कर रहे हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस, रिमांड या फिर एनएफएस, जो भी आप कहना चाहो, इसके अंदर ना कुछ दिक्कतें भी हैं। सर कैसी दिक्कतें, आप खुद सोचो। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है ना कि यार सस्ते में अनाज तो मिल रहा है, पर उसका ना जो बेनिफिट है कई बार गलत लोग उठा जाते हैं। आपको समझाता हूँ, मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस करी हुई है कि कई बार क्या होता है ना कि मान लो एक पर्सन ना ठीक ठाक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गरीब है, मतलब सही बंदा है कि अच्छे खासे पैसे हैं उसके पास भी एक तरह से कार्ड होता है, ये बीपीएल वाला कार्ड, वो भी जाके ये 2 रुपए 3 रुपए किलो हिसाब से ये भी सामान ले आता है। तो जब बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने में ना कई बार बहुत गड़बड़े होती हैं। मानो ऐसी सिचुएशन कि लेट से एक पर्सन अमीर है, ये बेनिफिट उठाया जा रहा है किस चीज का, जो बेनिफिट गरीबों के लिए बने हैं। ऑन द अदर हैंड लेट से गरीब इंसान है, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए पर उसको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा क्योंकि उसको राशन कार्ड वगैरह ही नहीं मिला। समझे इस बात को। तो होता क्या है ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। क्या मतलब कि कुछ ऐसे लोग इंक्लूड हो गए हैं जिनको इंक्लूड नहीं करना था, बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग एक्सक्लूड हो गए हैं जिनको एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए था, जो कि इसको बेनिफिट मिलना चाहिए था। अमीरों को आपने बेनिफिट दे दिया, गरीबों को आप बेनिफिट नहीं दे पाए। यही होता है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। ये एक मेजर यहाँ पे चैलेंज है। उसके अलावा ना यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारे पास जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा एफसीआई है, उसके पास ना उतनी ज्यादा यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक है ना, जितना स्टोरेज होना चाहिए उसके पास कहीं ना कहीं उसके शॉर्टफॉल है। और ऐसा यहाँ पे आपकी जो सीएजी हैं क्वालिटी के अंदर, शायद आपने कवर कर लिया होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। तो जो सीएजी है ना, इसने ऐसा रिपोर्ट निकाली थी पिछले कई सालों पहले, तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जितना स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए एफसीआई के पास उतनी है नहीं। ऊपर से आप नोटिस करोगे हर साल हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार सब्सिडी देती है ना, ये सस्ते में कैसे मिल रहा है, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो हिसाब से सरकार को सब्सिडी देनी पड़ रही है। अब सरकार सब्सिडी देती है तो कहीं ना कहीं सरकार का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। ऊपर से आप एक बात नोटिस करो, जो क्वालिटी हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, मतलब जो चावल की क्वालिटी, जो वीट की या कोर्स ग्रेन्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो अमूमन ऐसा देखा गया है कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। ठीक है ना, चावल सड़े हुए हैं या इस तरह की चीज़ें, क्वालिटी के रिगार्डिंग ना काफ़ी बार कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी। तो टेक्निकली आप बस देने के लिए दे रहे हो क्या, ये एक मुद्दा उठता है कई बार। ठीक है, हम इसमें जाएंगे नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट आप ये पॉइंट जरूर लिख सकते हो कि जो क्वालिटी होती है ना वो इनकन्सिस्टेंट होती है। कई बार ठीक क्वालिटी के मिल जाते हैं जो लोगों को मिलने चाहिए, बट कई बार या तो मिलते ही नहीं है या फिर अगर मिलते हैं तो खराब क्वालिटी के मिलते हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, आप एक बात नोटिस करो, एक ना डुअल प्राइसिंग का मुद्दा उठता है। क्या मतलब इस चीज़ का, देखो मतलब बहुत सिंपल है। मान लो आपने ना, आपको मैंने बोल दिया
कि मान लो मार्केट में आटा 20 रुपये किलो है, बट मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको 2 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा, ठीक है, कणक की जो बात करते हैं उसको मैंने बोल दिया कि आपको 20 रुपये किलो, आपको 2 रुपये। तो कहीं ना कहीं पता क्या होगा, यहाँ से अगर 2 रुपये जिनको मैं दे रहा हूँ, इसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है मार्केट में ये लोग बेच दें। समझे इस बात को, जब भी डुअल प्राइसिंग होती है ना तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि मैंने इनको किसी को भी मान लो 2 रुपये किलो के हिसाब से दे दी। अब ये पता क्या करेगा, ये पर्सन करेगा कि इसको 2 रुपये वाले को ना मैं मार्केट में 10 रुपये किलो के हिसाब से बेच, क्योंकि मार्केट में रेट 20 रुपये किलो चल रहा है, तो मैं किसी भी दुकानदार को जाके 10 रुपये में बेच दूंगा, वो खुश हो जाएगा कि यार मैं 20 रुपये में आगे बेच दूंगा। गेटिंग द पॉइंट। तो जब भी इस तरह से डुअल प्राइसिंग होती है ना, कि किसी भी चीज़ का आप नोटिस करोगे, किसी भी चीज़ का अगर डुअल प्राइसिंग होता है तो वहां पर कमोडिटीज को अक्सर डाइवर्ट कर दिया जाता है। मैंने आपके साथ जब फर्टिलाइजर की डिस्कशन किया था लास्ट चैप्टर के अंदर, तब भी मैंने समझाया था यूरिया की अगर ड्यूअल प्राइसिंग होती है, एक जगह सस्ता है एक जगह महंगा है, तो कहीं ना कहीं एक जगह से वो दूसरी जगह डाइवर्ट होगा ही होगा। यहाँ पर भी यही डुअल प्राइसिंग के रिगार्डिंग कंसर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम कुछ करप्शन हो गया, लीकेजेस हो गया, ये भी कुछ कंसर्न रहते हैं। कई बार आप नोटिस करते हो ना कि यार स्टोरेज के अंदर ही दिक्कत आ गई, ठीक है ना, वहाँ पड़े पड़े हो गया। कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि चूहों ने खा ली, ठीक है ना। ये लीकेजेस, करप्शन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के रिगार्डिंग कंसर्न फेस करती हैं। प्लस एट द सेम टाइम अब यहाँ पर फोकस क्या है हमारा, मेजरली हमारा फूड ग्रेन्स के ऊपर फोकस है। अब फूड ग्रेन्स के ऊपर फोकस रखोगे तो चावल ज़्यादा उगाओगे, चावल ज़्यादा उगाओगे तो क्या होगा, चावल ज़्यादा उगाने के लिए चाहिए ज़्यादा पानी, ज़्यादा पानी यूज़ करोगे कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, एनवायरमेंट इश्यूज आएंगे नहीं आएंगे। पंजाब में ग्राउंड वाटर देखो कितना नीचे आ चुका है। तो इस तरह के कुछ कंसर्न्स एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो यही है, हम ना यहाँ पर एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन लेंगे। देखो जहाँ पर भी ना आप टेक्नोलॉजी ले आओगे, वहाँ पर जो मैनुअल रोल है थोड़ा कम हो जाएगा। अभी आज के टाइम के ऊपर जो करप्शन, जो लीकेज देखने को मिलती है, अगर उसकी जगह हमने टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया, हर जगह पे चीज़ें कंप्यूटराइज होगी, हमें पता है कितना अनाज आ रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पूरी चीज़ अगर हमने कंप्यूटराइज कर दी, तो शायद उस चीज़ के अंदर ना करप्शन करना, लीकेज निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से ना हम ये चीज़ कर सकते हैं। इवन जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया, ये कुछ स्टेट्स हैं जो थोड़ा इस डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। छत्तीसगढ़ का कई सालों से नाम आ रहा है कि इन्होंने ना टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया। टेक्नोलॉजी की मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे ट्रक होते हैं, अब ट्रक में मान लो जा रहा है आपका अनाज, जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में कोई ये भी तो हो सकता है कि किसी ने रास्ते में ही उस ट्रक में से सामान निकाल लिया, कुछ भी हो सकता है इस तरह की चीज़ें। पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ हो, कि आपके जो ट्रक्स हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है, ट्रक में कितना सामान भर के गया, कितना दूसरी जगह पे पहुंचा, जहाँ से जाना था वहाँ पर क्या इश्यूज आए, ठीक है ना, ट्रक की जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। ट्रक के ऊपर जो होता है ना कि जीपीएस वगैरह सिस्टम लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने से कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बेनिफिट हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का आप एग्जाम्पल डेफिनेटली लिख सकते हो, बहुत ही एडवांस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश करी है ताकि ये जो इश्यूज हैं ये ना आ पाए। साथ में कई लोग ये भी कहते हैं कि पीडीएस को यूनिवर्सलाइज कर दो, सबके लिए दे दो, कि सबको सस्ते रेट के ऊपर आपको ये मिल रहा है। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट होगा। फिर जो करप्शन की दिक्कत, लीकेज की दिक्कत, या फिर एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर, कि सही ढंग से हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे किसको बेनिफिट चाहिए किसको नहीं चाहिए, वो सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। कुछ लोग इसके अलावा एक और भी बोलते हैं, यार ये खाना वाना छोड़ो, कि जो आप 1 रुपये किलो अनाज दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, ये सब छोड़ो, आप इनको डायरेक्टली कुछ पैसे दे दो हर महीने, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। आपको यही करना है कि लोग खा पाए, यही चाहते हो, तो आपको जरूरी है कि इनको अनाज देना है। ये ऐसे कुछ सुझाव है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज कर दो, इसके भी अपने कुछ बेनिफिट्स कुछ नुकसान हो सकते हैं, इसके भी अपने कुछ बेनिफिट कुछ नुकसान हो सकते हैं, पर ये कुछ आइडियाज हैं जो आपके अलग अलग जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, वहां पर ऐसा किया जा सकता है कि आपके पंचायत का रोल उसके अंदर बढ़ा दिया जाए, वो सोशल ऑडिट वगैरह कर पाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, आपका कोऑपरेटिव्स हो गया, वो चीज़ें देख पाए, तो वहां पर उनका रोल अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसकी चीज़ के अंदर हेल्प हो सकती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था स्टोरेज कैपेसिटी, सीएजी ने बोला था ना, कंट्रोलर ने, ऑडिटर जनरल ने, कि उतनी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। एक दिक्कत और भी आती थी, वो थी विद रिगार्ड्स टू हमारे जो जो माइग्रेंट्स होते हैं, उनको ये एक्सेस करने के अंदर बड़ी दिक्कत आती थी। कि मान लो कोई पर्सन मान लो बिहार से है, वो चला गया महाराष्ट्र के अंदर,
फिर उसको महाराष्ट्र में जाके उसके पास कैसे वो खाएगा सस्ते रेट के ऊपर, कैसे इसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये बड़ी दिक्कत आती थी। तो इसलिए हम क्या ले आए, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये अपने आप में काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, ONORC करके भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आप कहीं पर भी हो सकते हो, ठीक है ना, किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में हो सकते हो, तो वहाँ पर जो माइग्रेटर स्पेशली जो हैं उनको यहाँ पर इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको उसी फेयर प्राइस शॉप के ऊपर जाना है जो उसके घर के पास है, नहीं, वो देश में किसी भी फॉरेन जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ पर जा सकते हैं, उससे ये चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना देखो जो भी आपका आंसर आएगा वहाँ पर टेक्नोलॉजी का आप रोल आप डेफिनेटली बताओगे। जो आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती हैं, जो POS होता है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, ताकि जो टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी ना, ये करप्शन लीकेजेस, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। GPS टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ठीक है, चंडीगढ़ का भी एक एग्जांपल दिया जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनकी मदद से आप डेफिनेटली कुछ आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी। अब देखो आगे ना आपके चैप्टर के अंदर कुछ रिपोर्ट्स दे रखी हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्या दे रखी हैं, रिपोर्ट्स दे रखी हैं जो कि फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है। अब इनके रिपोर्ट्स के अंदर ना हम इनको बिल्कुल बेसिक में आज पढ़ लेंगे, तो सर एडवांस लेवल में कब पढ़ेंगे, देखो समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो दे रखा है वो है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जो पिछले साल डेटा आया उसने कुछ बताया कि यार ये स्टेट में ऐसा है, इस कंट्री में ऐसा है, इस कंट्री का इतना रैंक है, पर ये रैंक फिर बदल जाएंगे, गेटिंग द पॉइंट। तो मैं पूरा अगर मैं डिटेल में बताऊंगा यार कि इस कंट्री का इतना था, तो वो आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा। आपके लिए रेलिवेंट क्या है कि मान लो आप अगले साल दे रहे हो, तो आप करंट अफेयर्स को आज से लेकर अपने एग्जाम तक फॉलो करते रहो। ये रिपोर्ट बार बार न्यूज में आएगी, उसका जो करंट डेटा होगा वो आप देख लेंगे। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पता क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन इस रिपोर्ट को लेकर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की, तो पहली बात तो ये देखो, ये 2017 से ना हर साल पब्लिश हुई है, बेसिकली एनुअली पब्लिश होती है। और सर इसको पब्लिश करता कौन है, देखो पब्लिश करने के पीछे काफ़ी सारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे आपका FAO, FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने WHO का नाम सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, आपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का नाम सुना होगा, तो ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इसके अलावा जो यूनिसेफ है, ठीक है ना, IFAD हो गया, ठीक है ना, ये सारे भी हमें यहाँ पर इसके साथ साथ देखने को मिल जाता है। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे रोल रहा है इन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट को लेकर आने के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोशिश क्या होती है, कोशिश यही होती है कि चेक करें दुनिया भर की कंट्रीज कैसा काम कर रही है फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कैसा कैसा काम किया जा रहा है, ठीक है ना। और इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने, अगर मैं एक छोटा सा चीज बताऊं, 2022 की रिपोर्ट ने बेसिकली ये कहा, अभी हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अगर हम चाहते हैं ना कि 2030 तक हम हंगर को एंड कर दें, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, तो उस डायरेक्शन में अभी हम नहीं जा रहे, अभी बहुत बहुत ज़्यादा काम करना बचा हुआ है, ताकि हम अपने 2030 तक के टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाएं। ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना था। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी नेक्स्ट एक रिपोर्ट ही है, दैट इज ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। अब यहाँ पर भी वही चीज़ समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है। तो देखो ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिलीज करी जा रही है IFPRI के, ठीक है। इस तरह के फैक्ट्स ना आपके फिल्म से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, IFPRI क्या है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके रिगार्डिंग क्या पता होना चाहिए, पता यही होना चाहिए कि आखिर ये जो रिपोर्ट है जिसका मैंने नाम क्या बताया, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, इसको ये वाली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है IFPRI के द्वारा पब्लिश किया जाता है। बाकी मैं फिर से बता दूं, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओनली क्वेश्चन जो प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, दैट इज इट। बाकी अगर करंट में आएगी तब हम इसको डिस्कस करें। अब ये जो एक रिपोर्ट है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। आप लोगों ने भी ना, अगर मान लो अगर आपने नई UPSC की तैयारी स्टार्ट करी है, तब भी आपको शायद पता होगा कि हंगर इंडेक्स जब आता है ना, बहुत न्यूज़पेपर में हल्ला गुल्ला रहता है इसके रिगार्डिंग
कि भारत में तो इतने % लोग हंगर के से पीड़ित हैं, है ना। तो सरकार काफ़ी बार क्रिटिसाइज करती है कि नहीं यार ये रिपोर्ट गलत है। तो थोड़ा ना इस रिपोर्ट के बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए कि आखिर इसके अंदर हम चीज़ें देखते क्या क्या है। पहली बात तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये एनुअली आती है, ठीक है, हर साल हमें ये रिपोर्ट देखने को मिलती है। दूसरी बात हमें ये जाननी पड़ेगी कि आखिर इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है बाय कंसर्न, ठीक है, इसको रिलीज किया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो वेल्ट हंगर हेल्थ, ठीक है, स्पेलिंग थोड़े से इसके अलग हैं, WELT, ठीक है ना। इसी तरह से वेल्ट हंगर HILFE, ये दोनों का आप नाम ध्यान में रखोगे कि इसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है, ठीक है ना। नंबर्स उतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ना हमें एक टर्म सुनने को मिलती है जिसका नाम होता है वेस्टिंग। अब वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, या मान लो एक बच्चा है बेसिकली, उसका क्या हो रहा है ना, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब वो लंबा होता जा रहा है, पर उसका वेट नहीं बढ़ रहा, इसको बोलते हैं वेस्टिंग। बेसिकली लो वेट फॉर अ गिवन हाइट, ठीक है ना, कि बंदे की हाइट बढ़े जा रही है, लंबा होता जा रहा है, पर उसका वेट नहीं बढ़ रहा, बहुत ही पतला हो चुका है, बहुत ही कम वेट है, उसको बोलते हैं कि उस बंदा, मतलब जो पर्सन है ना, जो बच्चा है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसलिए उसका वेट नहीं बढ़ रहा। इसी तरह से कई बार आपने वर्ड सुना होगा एक स्टंटिंग। स्टंटिंग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर होता है स्टंटिंग का अर्थ कि मान लो कोई बच्चा है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है पर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसको बोलते हैं स्टंटिंग। तो यानी कि लो हाइट फॉर एज, समझे क्या हुआ। स्टंटिंग का मतलब कि उम्र बढ़ती जा रही है पर कहीं ना कहीं उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। वेस्टिंग के अंदर क्या था कि हाइट बढ़ रही है पर वेट नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, वेस्टिंग स्टंटिंग हो क्यों रही है? रीजन यही है कि बच्चे को जिस हिसाब से न्यूट्रिशन, जिस हिसाब से उसको पोषण मिलना चाहिए, उतना पोषण उसको नहीं मिल रहा, दैट इज द इशू, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वेस्टिंग का मतलब, आपको ये स्टंटिंग का मतलब, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो करते हैं ना, ये 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 ईयर्स ऑफ एज से कम बच्चे होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये चीज़ करी जाती है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो वेस्टिंग के से शिकार हो या फिर स्टंटिंग से शिकार हो, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। साथ में ही एक चीज़ क्या देखी जाती है आपकी, अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या, कि जितना कहीं ना कहीं उसको पोषण मिलना चाहिए, क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह उसको यहाँ पे मिल रहे हैं, जितने उसको कैलोरीज वगैरह का इनटेक उसका होना चाहिए, क्या वो कैलोरीज वगैरह इसको मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ये एक और यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसके अलावा और क्या पैरामीटर हैं, वो होता है आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब कि बच्चों की डेथ हो जाना। देखो अगर मान लो किसी बच्चे को प्रॉपर अच्छा खाना नहीं मिलता, जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स है उसकी बॉडी की वो मीट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ही खराब सिचुएशन के अंदर हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो यहाँ पर ना ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ वेल्ट हंगर लाइफ जो मैंने यहाँ पे बताई थी ना, इन दोनों के द्वारा ये भी एक चौथा पैरामीटर देखा जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी के रिगार्डिंग। तो 5 साल के बच्चे होते हैं तक देखा जाता है कि अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज तक कितने बच्चों की डेथ हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, इट क्लियरली शोज कि क्या है, वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो नरिशमेंट है, पोषण है, उनको उस हिसाब से नहीं मिलता। तो ये आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। और एक्चुअल में ना इंडिया के केस में थोड़ा सा खराब सिचुएशन यहाँ पे इसलिए है कि इंडिया का रैंक इस चीज़ के अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा खराब है, ठीक है ना। तो इंडिया का अगर मैं बात करूँ ना, तो हम 107th रैंक पे आते हैं, और ये अपने आप में ना बहुत ही पीछे वाले रैंक है, ठीक है ना। अगर आप टोटल देखोगे ना, तो 121 कंट्रीज में से आपका रैंक है 107। तो इस वजह से क्या आता है ना, आप सीरियस वाली कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आ जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे को मिलता है, ठीक है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के साथ ही ना एक और भी इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा न्यूज में भी रहा, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP के नाम से जाना जाता है। देखो कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम आपको शायद याद होगा, ठीक है ना। उस टाइम के ऊपर अगर आप उस 2020 की बात करो, आप नोबेल प्राइज के बारे में तो जानते होंगे ना सब लोग,
ठीक है ना। देखो जब मैं बात करता हूँ नोबेल प्राइज, आप जानते हो अलग अलग फील्ड के अंदर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है ना, आपका मेडिसिन के अंदर आपको देखने को मिलता है, आपका लिटरेचर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड के अंदर देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है यहाँ पे, वो क्या है, आपका जो पीस प्राइज होता है, जो शांति का पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। तो 2020 में ना WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इन्होंने ऐसा क्या किया। देखो नाम से सोचो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दुनिया में ना जो जंग होती है वो क्यों होती है, किसी को लेट्स से कुछ रिसोर्सेज चाहिए हो, किसी को किसी की ज़मीन हड़पनी हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। और उस चक्कर में पता क्या होता है, जो गरीब लोग हैं वो मारे जाते हैं। जो ऐसे अफ्रीका की कंट्रीज आप देखते हो, कॉन्फ्लिक्ट इतना चल रहा है, किसी जगह लड़ाई चल रही है, आजकल तो नाइजर हो गया, इधर उधर हो गया, कई जगह तख्ता पलट चल रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में पता क्या होता है, वहां पे जो आम लोग होते हैं वो ऑलरेडी गरीब देश है, वहां पर आम लोगों का कहीं और दिक्कत आ जाती है। ऐसी जगहों पे ऊपर जहां पर कुछ लड़ाई चल रही है, कुछ युद्ध चल रहा है, कुछ गृह युद्ध चल रहा है, इस तरह की चीजों के ऊपर वहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या करता है, उनको खाना देता है। समझे इस बात को। इतना जब अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। तो एक्चुअल में ना कल को आपको कहीं ऐसे मेंशन करना हो, अपने मेंस के आंसर के अंदर लिखना हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम डेफिनेटली लिख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके एफर्ट्स हैं, जो हम बात करते हैं ना SG2, बार बार मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ कि जीरो हंगर हमें अचीव करना है। तो वहाँ पर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, वो बहुत अपने इंपॉर्टेंट एफर्ट्स ले रहा है, कंट्री के साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है, कैसे कैसे चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, ये सारे काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है क्या, FAO के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने थोड़ा सा अभी जिक्र भी किया था, बट थोड़ा और देखो। देखो ये ना, आप UN के बारे में जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन के बारे में, उनका ही एक लीडिंग एजेंसी है FAO। इसके हेडक्वार्टर्स आपको रोम, इटली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो जो इस तरह के, जैसे अभी हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ के आए हैं, कौन सी रिपोर्ट के बारे में, हमारी जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वाली रिपोर्ट थी, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका काम भी देखो वही चीज़ है। क्या काम है, कहीं ना कहीं लोगों के पास किस तरह से प्रॉपर जो फूड का एक्सेस हो, ठीक है ना, एक्सेस टू फूड हो, वो यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ऊपर ही, 1945 के अंदर 16 अक्टूबर को। ठीक है ना। तो ये दिन के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो और क्या काम है, और जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ रिपोर्ट्स लेके आता है, मैंने रिपोर्ट्स के आपको नाम भी बताया, एक तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वाली जो रिपोर्ट थी, ठीक है ना, वो लेकर आता है। इसके अलावा एक ना, जो आपकी फूड आइटम्स होते हैं उनके प्राइजेस किस तरह से ऊपर नीचे जा रहे हैं। कई बार आप नोटिस करते हो ना कि मान लो चावल के दाम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए या अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो इस तरह से फूड प्राइसेस को यहाँ पे देखा जाता है। तो इसलिए एक इंडेक्स आता है FAO फूड प्राइस इंडेक्स। अगर आप प्रीलिम बूस्टर को या करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आई थिंक लास्ट मंथ की ही बात है जब हमने ये फूड प्राइस इंडेक्स का डिस्कशन किया था कि किस तरह से FAO उसको लेके आया है, क्या क्या उन्होंने बताया है, किस हिसाब से चीज़ों के दाम ऊपर नीचे हुए हैं। तो ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से एक होलिस्टिक आइडिया होना चाहिए, कब बना, क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स निकालता है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया होगा ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे। गेटिंग इट। ठीक है, एक आखिरी छोटी सी चीज और, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस। देखो ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे ना फूड के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे आप सोने का बात करते हो, गोल्ड की बात करते हो, तो गोल्ड की प्योरिटी का एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ यार ये गोल्ड मतलब हॉलमार्क वगैरह है, या ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से जब हम फूड की बात करते हैं ना, तो फूड के रिगार्डिंग भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है ना। उसी लिए ना हमारे पास क्या है, CAC है। CAC क्या है, CA का मतलब होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, तो ये आपके सामने जो CAC आप देख पा रहे हो ना, इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, दो लोगों ने मिलाया है। किसने, एक तो आपका FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ आपका आ जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ने मिलके इसको यहाँ पे बनाया है। क्यों बनाया है इसको, CAC बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ताकि हम ना इंटरनेशनली फूड स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। देखो मान लो, अगर मान लो एक कोई कंट्री है यहाँ पे,
ठीक है, और दूसरी कंट्री है यहाँ पे। और लेट्स से वैभव ने कोई प्रोडक्ट बनाया इधर से, ठीक है ना, एक पर्सन है वैभव जिसने कोई प्रोडक्ट बनाया। अब उसने अगर गलत प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के अंदर भेज दिया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो हेल्थ है उनके साथ खिलवाड़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस वजह से ना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब भी कोई चीज़ इस तरह से, जब फूड की हम ट्रेडिंग करें, जब फूड ट्रेड हो, उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस हो ना वो फेयर हो, उसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास ये CAC यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आया कि इसका आखिर मीनिंग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया क्या हमारा जो भारत है, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। द आंसर इज यस, इंडिया यहाँ पर 1964 के अंदर CAC का यहाँ पे मेंबर बन गया था, तो इंडिया भी इसको फॉलो करता है। WTO के अंदर भी देखो मुद्दे इसके रिगार्डिंग काफ़ी होते हैं, ठीक है, जब हम इस तरह से ट्रेडिंग की बात करते हैं। पर वो सारे मुद्दे ना हम पढ़ेंगे कब, हम पढ़ेंगे जब हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है, जब हम वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब हम WTO को भी और डिटेल में यहाँ पे समझ लेंगे। बाकी एक दो और मुद्दे आपकी न्यूज बुक में दिए हुए हैं, वो या तो हमने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो लास्ट चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसे स्टोरेज वाला कंपोनेंट था ना, वो पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो मिस किया है तो आप उसको देख लेना। बाकी करंट अफेयर्स को साथ में जरूर फॉलो करते रहना, ये मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है। कोशिश ये करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने सिलेबस को साथ में रखो, और मैं भी आपको उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आंसर अच्छे से हो पाओ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। गेटिंग द पॉइंट। इस बार का मेंस का पेपर आपने देख लिया है एंड आपको अब अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं ना उसके बेस के ऊपर एक्चुअल में हम अपने मेंस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा छोटा लेक्चर था बट आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फोकस यही रखना, ये आने वाले टॉपिक ना एग्रीकल्चरल चैप्टर के ऊपर है, एक इरिगेशन वाला टॉपिक भी आएगा आगे, एक फूड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक भी आएगा। ये सारे एग्रीकल्चर ही बेस है उसका, जो चैप्टर नंबर 11 है ना वही बेस फॉर्म करता है चैप्टर 12 का भी, आज का भी, और आने वाले जो चैप्टर्स आएंगे उनका भी। तो इसलिए कोशिश करना, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज उसको देख लीजिए। एंड मेरी कोशिश आज तक यही रही है कि जो इकोनॉमी आप सभी को अभी तक क्या लगती आई है, आपको टफ लगती आई है, इसकी टफनेस आपको वो एक्चुअल में वैसी है ही नहीं। तो इकोनॉमी आपकी टेक्निकल है, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने धीरे धीरे काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं, आने वाले लेक्चर्स के अंदर और भी कवर करते रहेंगे। तो इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ, इसको याद रखना, यही आपका मूल मंत्र रहेगा आपका इकोनॉमी का। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक, थैंक यू सो मच।